क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करी गई है और आज के टाइम पीरियड पर हमारी कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल एज। माय नेम इज अभिषेक और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं। अभी रिसेंटली एक यहाँ पर न्यूज आपने देखी होगी कि यूनियन कैबिनेट ने ये डिसाइड किया है कि 5 नई लैंग्वेजेस हैं जिन्हें हम क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस यहाँ पर देंगे। तो ये 5 कौन सी लैंग्वेज है, क्लासिकल लैंग्वेजेस और कौन कौन सी यहाँ पर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करी गई हैं। क्लासिकल लैंग्वेजेस, अगर हम किसी भी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, इसका क्या इंप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, इन सब चीजों को आज के इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं। और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये 5 लैंग्वेजेस के बारे में बात करी गई है और न्यूज आर्टिकल में मराठी जो लैंग्वेज है इसको बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन के पहले अगर आप देखोगे तो यूनियन कैबिनेट ने मराठी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस यहां पर देकर वो चाहते हैं कि भाई वहां के लोग जो है वो उनको यहां पर वोट करें। ठीक है, तो ये सब तो चीजें अपनी जगह पर अलग तरीके की हैं। इन पर्टिकुलर इवेंट्स को पॉलिटिसाइज यहां पर नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि मराठी जो भाषा है इसकी हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो ये बहुत रिच है और ये बिल्कुल डिजर्व करती थी कि इसे क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस यहां पर दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो 4 दूसरी लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेगी जिनको ये स्टेटस दिया गया है, इसमें अगर आप देखोगे तो एक पाली भाषा आपको देखने को मिलेगी, एक प्राकृत भाषा जो है वो देखने को मिलती है, एक आसामीज है और एक बंगाली है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी जो 5 नई लैंग्वेजेस हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है। तो सबसे पहले मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज और बंगाली। और कैबिनेट ने जो है इसका अप्रूवल दिया है, जिसकी चेयरमैनशिप किसने करी है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर करी है। अब जब ये पर्टिकुलर अनाउंसमेंट यहां पर करी गई तो सभी अलग अलग तरीके के जो मिनिस्टर हैं, जो रिस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलेंगे, उन्होंने यहां पर अपना अपना स्टेटमेंट दिया है। जैसे अश्विनी वैष्णव जी, काफी सारी मिनिस्ट्रीज इनके पास आपको देखने को मिलेगी। कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि अश्विनी वैष्णव जी जो हैं रेलवे मिनिस्टर के साथ साथ और कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज को यहां पर संभाल रहे हैं, ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो इन्होंने यहां पर ये बताया गया है कि भाई क्लासिकल लैंग्वेजेस या फिर जो भी क्लासिकल लैंग्वेज होती है, जैसे क्लासिक है ना, मतलब ये लैंग्वेज ही बहुत ज्यादा क्लासिक है, तो ये इंडिया के हेरिटेज को यहां पर प्रिजर्व करती है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इसके कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का भी रिफ्लेक्शन जो है वो देखने को मिलता है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि जो भी लैंग्वेजेस क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में आपको देखने को मिल रही हैं, इनकी बहुत अच्छी हिस्ट्री है, कल्चरल इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलेगी, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जो है वो आपको देखने को मिलता है और इसीलिए इस तरीके के स्टेटमेंट्स यहां पर दिए गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने यहां पर बोला है कि मराठी भाषा को जो यहाँ पर, मतलब सभी लैंग्वेजेस को इन्होंने यहाँ पर अप्रिशिएट किया है, सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट किया है, लेकिन स्पेशल फोकस जो है वो थोड़ा सा मराठी के लिए ज्यादा है और इसे यहाँ पर इंडिया के प्राइड के रूप में जो है वो सेलिब्रेट किया है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इन्होंने मराठी भाषा के कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन को जो है वो यहाँ पर क्या है, वो बिल्कुल एक्नॉलेज किया है कि भाई मराठी जो भाषा है, मराठी जो लोग आपको देखने को मिलेंगे, इनका यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, इन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पर प्ले किया है। और साथ ही साथ लोगों को यहां पर इंकरेज किया है कि आप जो भी अलग अलग तरीके की क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनको आप जरूर सीखें, है ना। और इन्होंने मराठी जो भाषा है इसको सीखने के ऊपर भी जो है वो यहां पर जोर दिया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो मराठी भाषा को यहां पर सीखें। अब उसके बाद जो भी ये क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस यहां पर दिया गया है, ये पर्टिकुलर जो लैंग्वेजेस हैं ये कौन कौन से स्टेट के साथ यहां पर एसोसिएटेड हैं। जैसे मराठी को अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र के साथ रिलेटेड है, पाली भाषा जो है वो बिहार के साथ रिलेटेड है। आप लोगों ने जो भी बुद्धिस्ट लिटरेरी सोर्सेस यहां पर देखे होंगे उसमें पाली भाषा का यहां पर यूज किया जाता था। प्राकृत अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश, जो जैन लिटरेरी सोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे वो प्राकृत से रिलेटेड है। लेकिन एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में जो हमको इंस्क्रिप्शंस वगैरह यहाँ पर मिले हैं, सबसे पुराने जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो प्राकृत भाषा में यहाँ पर लिखे गए थे, पाली में नहीं लिखे गए थे। ठीक है, अशोक के भी जो इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेंगे इनिशियली वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। वेस्ट बंगाल का बंगाली के साथ एसोसिएशन है और आसामीज भाषा जो है वो आसाम में यहां पर बोली जाती है। तो प्राइमरी स्टेटस या स्टेट जो यहां पर इन्वॉल्व आपको देखने को मिलेंगे वो ये सारे आपको देखने को मिलते हैं। अब यहां पर क्या है
कि जो भी पर्टिकुलर लैंग्वेजेस को आपने क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है, उनका आप ये मान लीजिए कि नेशनल और इंटरनेशनल जो है वो यहाँ पर क्या है कि इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है ना। आप ये मान लीजिए कि भाई दूसरी जो यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिलेंगी, हमारी जो यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिलेगी, वहां पर एक स्पेशल बेंच जो है वो इन क्लासिकल लैंग्वेजेस के लिए बनाई जाएगी। इन पर्टिकुलर एरियाज में रिसर्च वगैरह का काम, जो डिग्रीज वगैरह होती है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। इन्हीं पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पर ऑफर किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो यहाँ पर निकल कर आ रही है, और इन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस के लिए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट जो है वो अचीवमेंट यहाँ पर बन रही है। अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखेंगे, तो ये जो क्लासिकल लैंग्वेज देने का स्टेटस यहाँ पर है, ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है ना। मतलब आप लोग ये मान सकते हैं कि 21st सेंचुरी में हमने ये डिसाइड किया था कि हम कुछ लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो 2004 में ये इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया था कि भाई क्लासिकल लैंग्वेज जो है, इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। और सबसे पहली लैंग्वेज जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी गई थी वो यहाँ पर कौन सी थी, वो आपको तमिल देखने को मिलेगी। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली जो यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज थी उसका नाम यहाँ पर क्या था। तो याद रखिएगा, सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज तमिल थी। अब उसके बाद किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को अगर आप यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे रहे हो तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी लैंग्वेज बोलने लग जाए कि आप लोगों ने इसके लिए किया है, हमारी लैंग्वेज को भी जो है करो करो, हमारे को भी क्लासिकल स्टेटस चाहिए, है ना, चाहिए चाहिए, खाना नहीं खाएंगे, तो ऐसे तो नहीं किया जा सकता। ऐसे तो जितनी लैंग्वेजेस हैं सभी क्लासिकल लैंग्वेज भी यहाँ पर बन जाएंगी। तो उसके लिए क्राइटेरिया यहाँ पर सेट किया गया है कि भाई हाई एंटिक्विटी ऑफ अर्ली टेक्स्ट, मतलब कि इस भाषा में, इस लैंग्वेज में जो पुराने टेक्स्ट आपको देखने को मिल रहे हैं वो लगभग कितने साल पुराने होने चाहिए, 1000 से 1500 साल या 2000 साल पुराने यहाँ पर होने चाहिए, है ना। मतलब इस लैंग्वेज में लिखे गए जो इनिशियल लिटरेरी सोर्सेस आपको देखने को मिलते हैं वो बहुत पुराने होने चाहिए, कम से कम 1000-2000 साल पुराने अगर होंगे तब ये माना जाएगा कि हाँ, इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को हम एक क्लासिकल लैंग्वेज दे सकते हैं। लेकिन केवल यही कंडीशन नहीं है। दूसरी बात अगर आप देखोगे, ओरिजिनलिटी ऑफ द लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में जितने भी सोर्सेस यहाँ पर लिखे गए हैं वो कहीं से बोरोड हैं। आप ये मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा कंटेंट, ये पूरी की पूरी जो लैंग्वेज आपको देखने को मिलनी चाहिए ये कैसी होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। जैसे आप लोगों ने तमिल के बारे में सुना, आप लोगों ने संगम लिटरेचर के बारे में सुना है। संगम लिटरेचर होता था, लोग इकट्ठा होते थे, कई सारे इंपॉर्टेंट जो तमिल भाषा में लिखने वाले जो लिटरेरी सोर्सेस यहाँ पर हैं वो आपको अवेलेबल देखने को मिलेंगे, उनके बारे में डिस्कशन यहाँ पर होता था। तो काफी प्राचीन जो है वो हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा, काफी पुराने टाइम पीरियड से जो है वो ये चीजें यहाँ पर चली आ रही हैं। अब उसके बाद जो ये क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस प्रोवाइड करने की बात होती है, इसका एक टाइमलाइन हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया, एलईसी का जो है वो फॉर्मेशन किया गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमिटी, एलईसी। इसका फॉर्मेशन कब किया गया, नवंबर 2004 में। तो कमिटी स्टैब्लिश करी गई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा अंडर साहित्य एकेडमी। जैसे आप लोगों ने न्यूज में साहित्य एकेडमी प्राइज के बारे में भी सुना होगा ना, तो साहित्य एकेडमी के अंडर जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी का फॉर्मेशन यहां पर किया। इनको यहां पर ये टास्क दिया गया कि भाई आप यहां पर क्या करिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो यहां पर सेटअप करिए कि किन पर्टिकुलर लैंग्वेजेस को हम क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस यहां पर दे सकते हैं। तो ये कब की बात हो रही है, ये 2004 की बात हो रही है। उस टाइम पर जो है ये इस तरीके का डेवलपमेंट जो है वो यहां पर शुरू हुआ। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है, ये सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि तमिल को जो है वो आपने लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 2005 में संस्कृत को भी जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज यहां पर बनाया गया। फिर 2008 में तेलुगु और कन्नड़ा जो है उसको इस पर्टिकुलर लिस्ट में यहां पर ऐड किया गया। 2013 में मलयालम को ऐड किया गया, 2014 में उड़िया। मतलब अभी ना कई सारी जगह पर आपसे ये क्वेश्चन यहां पर बन सकता है कि भाई अभी जो इंक्लूजन हुआ है 5 लैंग्वेजेस का, इससे पहले टोटल कितनी लैंग्वेजेस थी। तो तमिल हो गया, संस्कृत हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ा हो गया, मलयालम हो गया और उड़िया। मतलब टोटल कितनी थी, 6 थी, और 5 अभी ऐड कर दी। तो टोटल कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हो गई, 11 हो गई। सबसे पहली कौन सी थी, तमिल थी 2004 में। 2005 में संस्कृत को इंक्लूड किया गया, 2008 में तेलुगु और उसके बाद कन्नड़ा को यहां पर ऐड किया गया, 2013 में मलयालम, 2014 में उड़िया और फिर 2024 में
5 लैंग्वेजेस यहाँ पर ऐड करी गई। तो इन 5 लैंग्वेजेस को ऐड करने से पहले लास्ट जो लैंग्वेज यहाँ पर ऐड करी गई थी वो कौन सी थी? वो थी उड़िया। कब हुआ था? 2014 में यहाँ पर किया गया। तो 10 साल के बाद ये डेवलपमेंट यहाँ पर लाया गया। अब मराठी के बारे में जो है वो थोड़ा सा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि मराठी भाषा काफी सारे लोग यहाँ पर बोलते हैं। तो 2013 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल जो है वो यहाँ पर क्या किया था? सबमिट किया था कि भाई जो लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी है, आप मराठी भाषा को भी क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में यहाँ पर इंक्लूड करो। उस चीज के ऊपर ये डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। 2017 के टाइम पीरियड पर ड्यूरिंग कैबिनेट ड्राफ्ट कंसल्टेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सजेस्टेड रिवाइजिंग एंड टाइटनिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब कि 2013 में प्रपोजल आ गया था कि मराठी को भी क्लासिकल लैंग्वेज में आपको इंक्लूड करना है, लेकिन 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ चेंजेस वगैरह की यहाँ पर बात करी और एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उसको टाइट करने के बारे में भी बात करी है, ताकि कुछ ही लैंग्वेजेस को हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर सके। अब इनिशिएटिव अगर आप देखोगे तो काफी सारी चीजें हम अपने लैंग्वेज वगैरह को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव्स अलग अलग तरीके की मिनिस्ट्रीज के द्वारा चलाए जा रहे हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यहाँ पर कोशिश करी है कि हम क्लासिकल लैंग्वेजेस को प्रमोट करें। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आज के टाइम पीरियड पर हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन यहाँ पर कौन है, उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। 2020 में अगर आप देखोगे तो 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है वो यहाँ पर क्या करी गई? स्टैब्लिश करी गई, जो कहां पर किससे रिलेटेड है? संस्कृत भाषा के प्रमोशन से रिलेटेड है, कि संस्कृत लैंग्वेज को हम प्रमोट करेंगे। तो 3 पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज को जो है वो स्टैब्लिश किया गया और इसमें यहाँ पर संस्कृत के ऊपर जो है वो फोकस किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट भी आपको देखने को मिलेगा फॉर क्लासिकल तमिल, जिसमें हमने जो एंशियंट तमिल टेक्स्ट है उनके ट्रांसलेशन का हमको यहाँ पर काम करना है, और साथ ही साथ कोर्सेस वगैरह तमिल भाषा में भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये तो क्या है कि अभी केवल हमने तमिल के बारे में बात करी है ना, संस्कृत के बारे में हमने बात करी, लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको एक बात ये समझ में आएगी कि जितनी भी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उन सब के लिए इस तरीके के डेवलपमेंट्स होंगे। तो आप ये मान लीजिए कि उस लैंग्वेज की जो हिस्ट्री है वो और भी ज्यादा आपको इनरिच होती हुई दिखाई देगी। अब उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन के बारे में यहां पर बात करी गई है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा 8th शेड्यूल है, उस 8th शेड्यूल में आज के टाइम पीरियड पर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। पहले 14 थी, बाद में 8 और यहां पर ऐड करी गई। अब इसके बेसिस पे अगर आप देखोगे ना तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इनिशियली केवल 14 थी, फिर उसके बाद 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक आपको देखने को मिलेगा, जो कब आया था? 1967 में। तो ये हो गया 1967 का। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो सिंधी जो लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी उसे एक ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस यहां पर दिया गया। फिर उसके बाद 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यहां पर आया। ये कब आया? ये 1992 में आपको देखने को मिलेगा, जिसके बेसिस पे हमने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, है ना, याद रखिएगा, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इनको हमने ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिया। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो कि 2000 किस में आया था? 3 में। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है? 4 लैंग्वेजेस ऐड हो चुकी हैं, 4 और ऐड करनी है। तो बोडो, डोगरी, है ना, मैथिली और संथाली। तो याद रखिएगा, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, ये 4 लैंग्वेजेस है। तो ये 14 और 8 ये कितने हो गए? 22। आज के टाइम पीरियड पर हरियाणवी, उसके साथ साथ राजस्थानी, भोजपुरी, ये सब ऑफिशियल लैंग्वेज आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब जितनी भी ये क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं जो अभी भी आपको देखने को मिल रही है, जो इससे पहले भी थी, उनमें से भी अगर आप देखोगे तो वो क्या है? उनको 8th शेड्यूल में जो है वो यहां पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं तो जैसे आसामीज हो गया, है ना, या बंगाली आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद जो ये सारी लैंग्वेजेस आपको देखने को मिल रही हैं, उड़िया वगैरह, है ना, ये सब चीजें, मराठी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी लैंग्वेजेस जो है वो ऑलरेडी ऑफिशियल लैंग्वेज का उनको स्टेटस क्या किया गया है? प्रोवाइड किया गया है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो हमारी नई लैंग्वेजेस यहां पर ऐड हुई हैं, जिसमें आपको पाली और प्राकृत देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो पाली और प्राकृत है ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है ना, याद रखिएगा, पाली और प्राकृत जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। मराठी हो गया, बंगाली हो गया, असमीज हो गया, ये सारी लैंग्वेज अगर आप देखोगे तो ये आपको ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये पाली और प्राकृत जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज में इंक्लूडेड नहीं है।
बाकी जितनी भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेंगी, मतलब जितनी भी आपकी यहाँ पर क्या है क्लासिकल लैंग्वेजेस है, उनको ऑफिशियल लैंग्वेज का भी स्टेटस यहाँ पर दिया गया है। फिर मैंने आपको ये बताया डिक्लेरेशन वगैरह के लिए, है ना, तो एंटिक्विटी, एंशियंट लिटरेचर, ओरिजिनलिटी, और साथ ही साथ डिस्टिंक्टिवनेस के बारे में भी बात करी गई है कि जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो डिफर करनी चाहिए फ्रॉम इट्स मॉडर्न फॉर्म, पॉसिबली शोइंग डिसकंटिन्यूटी। मतलब जो इनका लिटरेचर है वो एक अलग तरीके की लैंग्वेज में होना चाहिए, और आप सभी को पता है कि लैंग्वेज में धीरे धीरे जो है वो इंप्रूवमेंट्स यहाँ पर होती रहती हैं, चेंजेस यहाँ पर होते रहते हैं, तो मॉडर्न फॉर्म के साथ वो चीजें यहाँ पर आपको डिफरेंट देखने को मिलनी चाहिए। अब उसके बाद अगर मान लीजिए कि किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को हमने यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, तो उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहली बात है अवार्ड्स, टू मेजर एनुअल इंटरनेशनल अवार्ड फॉर स्कॉलर इन द क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज। तो जो भी क्लासिकल इंडियन लैंग्वेज में स्कॉलर्स आपको देखने को मिलेंगे, उनको इंटरनेशनल अवार्ड वगैरह भी जो है वो यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ ही साथ जो भी क्लासिकल लैंग्वेज में स्टडीज वगैरह होती है उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का एस्टेब्लिशमेंट होगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो है वो यहाँ पर क्या करेंगी, इनकी चेयरमैनशिप यहाँ पर बनाएंगी, चेयर बनाएंगी, ताकि इस पर्टिकुलर लैंग्वेज का और भी ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर किया जा सके। तो ये पोस्ट डिक्लेरेशन जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मैंने बताए। तो गाइज ये था एक छोटा सा सेशन जिसमें हमने क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में बात करी और ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में भी बात करी। इनको डिक्लेयर करने का क्या तरीका होता है, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेंगी, ये सब चीजें मैंने आपको बताई। जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपको सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।